जब डेमियन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक और परिचित बिस्तर पर पाया। पिछले कुछ हफ्तों में वो इस दिनचर्या को क्लाउड प्लेन में आने के बाद से जितनी बार दोहराया था उससे कहीं अधिक बार दोहरा चुका था। लेकिन इस बार उसकी याददाश्त इतनी धुंधली नहीं थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि किस वजह से वह ऐसी हालत में पहुंचा था। सबसे पहले तो वह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है। डेमियन के ऐसा कहने का कारण केवल भयानक आभा ही नहीं थी, हालांकि इसका भी निश्चित रूप से योगदान था। उसने जो आभा महसूस की वह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। अब तक के अपने अनुभव के आधार पर उसने सोचा था कि लौसी क्षेत्र की आभा उसे घुटने टेकने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह उसके अस्तित्व के मूल में इतना आदिम भय पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। और वह मुझे मारे बिना बस उतनी ही आभा बिखेर सकता था। उसे बूढ़े आदमी की कही बातें शुरू होने से पहले ही याद आ गईं, और अब वह उन पर पूरी तरह विश्वास करता था। अगर बूढ़े आदमी ने अपने शिष्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम न उठाया होता तो वे बिना जाने ही मर जाते। डेमियन को एहसास हुआ कि अब तक की अपनी यात्रा में वह जितने भी चौथे दर्जे के प्राणियों से मिला वे सभी मित्रवत थे। अब उसके पास एक और उदाहरण था जिसे वह पूरी तरह से भाग्य के बल पर जीवित रहने का प्रमाण मान सकता था। डेमियन के मन में एक और बात थी कि उस भीषण दमन के तहत उसके साथ क्या हुआ था। वो तो जैसे बीस्ट मोड था। इसे बेहतर ढंग से बयान करने के लिए उसे कोई और शब्द सूझ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके लक्षण और अधिक स्पष्ट हो गए हों, बल्कि उसकी वंश परंपरा के सबसे प्रमुख हिस्से उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके सींग, शल्क, आंखें और यहां तक कि लगभग बाहर निकले हुए पंख भी स्पष्ट रूप से ड्रैगन जैसे थे, लेकिन उसके पैर और नुकीले दांत उसकी मूल भेड़िया वंश का हिस्सा थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कालकोठरी में गिरने के दौरान उसे जो वंश प्राप्त हुआ था वह एक असली ड्रैगन के वंश से कैसे मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। असल में उसे इस बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं थी कि वह इस पर सवाल उठा सके। अरे आखिरकार तुम उठ ही गए, एक तिरस्कारपूर्ण आवाज ने अचानक डेमियन को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने ये भी गौर किया कि इस आवाज में पहले की तुलना में कम शत्रुता थी। बिस्तर से उठते हुए डेमियन ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मुझे बेहोश हुए कितना समय हो गया है? 3 घंटे, जू रुयुए ने कहा। हालांकि थोड़ी देर बाद उसका चेहरा लाल हो गया और फिर वह मुंह फेरते हुए बोली, और कपड़े पहन लो बेवकूफ। तभी डेमियन को समझ आया कि उसे इतनी हवा क्यों लग रही थी। उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था, उसके बाकी कपड़े पिछली घटनाओं में बुरी तरह फट गए थे। ओह, डेमियन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर वह 2 साल तक जानवरों से भरे तहखाने में नग्न अवस्था में घूम सकता था तो यह तो कुछ भी नहीं था। नए कपड़े पहनते हुए डेमियन ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा, जिसके बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। फिर भी उसकी कम होती शत्रुता ने उसे अपना विचार बदलने के लिए प्रेरित किया। वह बस बदले में वैसा ही व्यवहार करता जैसा उसे मिलता था। बात इतनी ही सरल थी। क्या मुझे कुछ करना है? जू रुयुए ने सिर हिलाया। मालिक को कुछ काम थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां छोड़ दिया। जब तक वो तुम्हें दोबारा न बुलाएं तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। जवाब का इंतजार किए बिना डेमियन वापस बाहरी प्रांगण में स्थित अपने रहने के कमरे में चला गया। जिस खाली जगह पर वह कभी खड़ा था उसे देखकर जू रुयुए की आंखों में भाव विभोरता छा गई। फिर भी उसने बस एक आह भरी और मुड़कर अपने दिन के काम में लग गई। डेमियन के पहले पाठ के बाद कुछ दिन बीत चुके थे और उसने ये समय अपने छात्रावास में आराम करते हुए बिताया था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपने गुरु की शिक्षाओं से बहुत लाभ हुआ है। पिछले कुछ दिनों में डेमियन ने अपने पूर्व में हुए आंशिक परिवर्तन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपने शरीर में एक उत्तेजना महसूस कर सकता था, लेकिन उसे सक्रिय नहीं कर पा रहा था। इस घटना को समझने की कोशिश में वह ग्रैंड लाइब्रेरी गया, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि जानवरों में रूपांतरित होने वाले या जानवरों के वंश वाले मनुष्य बहुत दुर्लभ थे, बल्कि उसके पास उचित जानकारी प्राप्त करने के साधन नहीं थे। वह बस इतना ही समझ पाया कि जानवरों के वंश से आने वाले मनुष्यों के लिए उनकी क्षमताओं को विरासत में पाना सामान्य बात है। उदाहरण के लिए, ड्रैगन वंश से आने वाले किसी व्यक्ति को ज्वाला पर नियंत्रण या श्वास पर नियंत्रण जैसी क्षमताएं विरासत में मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। रूपांतरण की बात करें तो यह वंशानुगत प्रक्रिया का एक उच्चतर स्तर था। लेकिन डेमियन के लिए यह अलग था। उसके पास किसी मौजूदा जानवर का वंश नहीं था, बल्कि अन्य जानवरों के वंशों को लगातार खाकर बना वंश था।
ऐसा लग रहा था मानो वह एक नया रास्ता बना रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे जानवर चौथी श्रेणी में पहुंचने पर बनाते हैं। अगर वह अपनी वंश परंपरा को चरम सीमा तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो शायद वह आंशिक रूप से दिव्य जानवर भी बन जाए। उसने सोचा कि यह एक ऐसा विशेषाधिकार था जिसे इवॉल्वर की उपाधि प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को मिलता था। इसी उपाधि के कारण वह मनुष्यों की सामान्य साधना प्रणाली के साथ साथ पशुओं की विकास प्रणाली का अभ्यास करने में सक्षम था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह कभी किसी अन्य इवॉल्वर से नहीं मिला, वे कुछ हद तक दुर्लभ ही होंगे। पुस्तकालय से लौटने के बाद डेमियन एक बार फिर सक्रिय होने के लिए तैयार था। अपनी कमजोरी की कठोर सच्चाई ने उसे और भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया, और इसी सोच के साथ वह मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। बड़े हॉल में प्रवेश करते ही वह सीधे मिशन बोर्ड के पास गया। वहां 3 अलग अलग प्रकार के मिशन थे जिनमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था। लघु, मध्य स्तरीय और प्रमुख मिशन। छोटे मिशन साधारण चंदा इकट्ठा करने या संप्रदाय के लिए छोटे मोटे काम निपटाने जैसे होते थे। इनमें लंबे समय तक चलने वाले काम जैसे कि पहरेदारी भी शामिल थे। मिशन का कोटा पूरा करने के लिए व्यक्ति को बिना रुके पूरे 1 साल तक पहरेदारी करनी पड़ती थी। मध्य स्तर के मिशनों में कुछ खास इलाकों में आतंक मचाने वाले जानवरों का शिकार करना या लोगों को डराने वाले दुष्ट साधकों को मारना शामिल था। इस स्तर के मिशनों को पूरा करने के लिए यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर रहता था तो उसे साल में 10 मिशन पूरे करने होते थे। प्रमुख अभियानों की बात करें तो मिशन कोटा पूरा करने के लिए साल में केवल 3 ही मिशन जरूरी थे, और स्वाभाविक रूप से उनकी कठिनाई भी इस छोटी संख्या के अनुरूप ही थी। बड़े मिशन हमेशा जटिल होते थे। किसी दुष्ट शक्ति का पूर्णतया उन्मूलन करना, तख्तापलट को खत्म करने में राज्यों की सहायता करना और इसी तरह के अन्य कार्य। ये अनुरोध हमेशा समाज के उन प्रभावशाली लोगों से आते थे जो व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किए बिना काम करवाना चाहते थे। ये मिशन एकमात्र ऐसे मिशन थे जो मध्य महाद्वीप तक सीमित नहीं थे। मध्य महाद्वीप मूलतः संपूर्ण क्लाउड प्लेन का संरक्षक था और प्रमुख संप्रदायों का कर्तव्य शांति बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना था। इन प्रमुख मिशनों को हमेशा 5 प्रमुख संप्रदायों के बीच साझा किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक के अपने प्रोटोकॉल और प्रबंधित क्षेत्र थे। और चूंकि इनका पैमाना इतना बड़ा होता था, इसलिए इन मिशनों को पूरा करने के लिए आमतौर पर एक व्यक्ति के बजाय एक दल की आवश्यकता होती थी। लेकिन डेमियन फिर भी सीधे इन मिशनों में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। वह इस तरह के किसी बड़े मिशन में हिस्सा लेना चाहता था और कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे वह अकेले कर सके। शियांग परिवार को उनके विरोधियों को खत्म करने और सिंहासन पर कब्जा करने में मदद करे। स्थान, दक्षिणी महाद्वीप। आवश्यक शक्ति, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र। पुरस्कार 2000 स्पिरिट स्टोन। डेमियन ने इस पर गौर किया, लेकिन उसने इसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया। वह किसी ऐसे राजनीतिक ड्रामे में नहीं फंसना चाहता था जो बाद में उसके लिए मुसीबत बन सकता था। वह दीवार को खंगालता रहा, कुछ और सीधी सादी चीज की तलाश में। आखिरकार उसकी नजर एक कागज के पन्ने पर पड़ी। शेनतियान प्रांत में आतंक मचाने वाली दुष्ट शक्ति बेग्यूल्ड डेविल्स एक्ट का सफाया करो। स्थान, उत्तरी महाद्वीप। आवश्यक शक्ति, कोर फाउंडेशन क्षेत्र। पुरस्कार 2500 स्पिरिट स्टोन। जब डेमियन ने मिशन को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका सामना एक और हाथ से हुआ। दरअसल कोई और भी इसे चाहता था। हाथ के मालिक की ओर मुड़कर देखते हुए डेमियन सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गया। किसने सोचा होगा कि हम इस तरह एक दूसरे से टकराएंगे? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं लगी कि वे इस स्थिति में पहुंच गए। कोर एक्सपेंशन क्षेत्र के लिए बहुत कम मिशन थे, क्योंकि इस स्तर तक पहुंचने वाले अधिकांश मिशन पहले ही आंतरिक दरबार में पहुंच चुके थे। और भले ही लॉन्ग चेन और डेमियन दोनों ही कोर एक्सपेंशन स्तर पर नहीं थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता ऐसी थी कि कोर फॉर्मेशन स्तर के साधकों के लिए निर्धारित मिशन उन पर उतना दबाव नहीं डालते थे। काले बालों वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, सचमुच ऐसा लगता है कि भाग्य हमें बार बार एक साथ ला रहा है। डेमियन ने बस मुस्कुरा दिया। उसे अब भी भाग्य जैसी किसी चीज के अस्तित्व पर पूरा यकीन नहीं था। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? डेमियन ने मिशन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमारा मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ तो इस पर झगड़ने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार इसे समूहों में ही निपटाना था, तो क्यों न हम इसे एक साथ ही करें? दरअसल डेमियन के मन में भी यही विचार था। वह बस लॉन्ग चेन को उकसाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह भी यही सोचता है। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग चेन इतनी बेबाकी से यह बात कहेगा। ठीक है,
मुझे कुछ रोमांच की तलाश थी, इसलिए यह मजेदार होना चाहिए। डेमियन ने दीवार से कागज का टुकड़ा उठाया और वे दोनों एक बुजुर्ग से मिलने के लिए पंजीकरण डेस्क की ओर चल पड़े। जब मिशन हॉल के एल्डर ने उन दोनों द्वारा नियोजित मिशन को देखा तो उन्होंने उन्हें मूर्खों के झुंड की तरह देखा। तुम्हें पता है ना कि यह मिशन तुम्हारी तुच्छ क्षमताओं से कहीं ऊपर है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग चेन ने कहा। हमने जोखिमों को भली भांति जानते हुए इस मिशन को चुना था। अब चेतावनी देने का कोई मतलब नहीं है। जब मिशन हॉल के बुजुर्ग ने डेमियन की ओर देखा तो उन्होंने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आह भरते हुए बुजुर्ग ने एक मुहर निकाली और उसे कागज पर दबा दिया। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। यह मिशन आपने ले लिया है और अगले 6 महीनों तक ऐसा ही रहेगा। अगर आप उस समय तक वापस नहीं लौटे तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। डेमियन और लॉन्ग चेन ने हॉल से निकलने से पहले बड़े को सिर हिलाकर अभिवादन किया। बाकी की जानकारी उन्हें सीधे उनके शिष्य टोकन में भेज दी जाएगी। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या तुम्हें आखिरकार कोई गुरु मिल गया? डेमियन ने पूछा। हाँ, मुझे एक गुरु मिल गई है। उनका नाम एल्डर शियाओ जुन है और वे तलवारबाजी में माहिर है। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। डेमियन ने सिर हिलाया। उनकी पहली मुलाकात से ही वह समझ गया था कि लॉन्ग चेन को तलवार में दिलचस्पी है। हालांकि उसके लिए तलवार सिर्फ एक साधन मात्र थी। उसने कभी तलवारबाज बनना नहीं चुना। अगर कालकोठरी में उसे मिलने वाला पहला हथियार भला होता तो वह उसी रास्ते पर चलता। लेकिन उसे तलवार से नफरत नहीं थी। इसकी मारक क्षमता और काटने की शक्ति दोनों ही बहुत अच्छी थी। यह मूलतः सबसे संतुलित हथियार था, इसलिए यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार भी था। खैर, कल फिर उसी जगह मिलते हैं। उसके बाद हम उत्तरी महाद्वीप की ओर चल सकते हैं। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और डेमियन से अलग हो गया। वह स्पष्ट रूप से कम बोलने वाला व्यक्ति था और डेमियन इस बात का सम्मान करता था। ऐसा नहीं था कि एक ही द्वंद्व युद्ध के बाद दोनों रातों रात दोस्त बन गए। दोनों के अपने अपने स्वाभिमान और लक्ष्य थे। ये कहा जा सकता है कि उनका रिश्ता आपसी सम्मान पर आधारित था, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर यह मिशन पूरा किया। अपने छात्रावास में वापस आने के बाद डेमियन ने मिशन के विवरण की जांच करने के लिए अपना शिष्य टोकन निकाला। शेनतियान प्रांत में आतंक मचाने वाली दुष्ट शक्ति बेगिल्ड डेविल सेक्ट का सफाया करो। बेगिल्ड डेविल सेक्ट उत्तरी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक मध्यम आकार की शक्ति है। हाल के महीनों में वे अधिक सक्रिय हो गए हैं और शेंटियन प्रांत में आतंक फैलाने के लिए अपने घृणित तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ध्यान शैतानी कलाओं पर केंद्रित है जो दूसरों की जीवन शक्ति को सोखकर उन्हें शक्ति प्रदान करती है। इस कला का एक दुष्प्रभाव यह है कि यह उन्हें रक्तपिपासु दरिंदों में बदल देती है, और यदि वे जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करते हैं तो वे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा संदेह है कि हाल ही में ये संघर्ष और भी गंभीर हो गया है, जिसके कारण इस संप्रदाय के अनुयायी अपनी जीवन शक्ति के लिए निर्दोष नागरिकों की अंधाधुंध हत्याएं पहले से कहीं अधिक बार कर रहे हैं। शेंटियन प्रांत पर शेन कबीले का शासन है, जिसकी शक्ति लगभग बेगिल्ड डेविल सेक्ट के बराबर है, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते हैं तो गोलीबारी में उनके कई विशेषज्ञ मारे जाएंगे। शेन कबीले ने मध्य महाद्वीप के संप्रदायों से मदद लेकर उस दुष्ट संप्रदाय पर छापा मारकर उसे नष्ट करने का अभियान चलाया है, ताकि उनके कृत्यों का अंत हो सके। उसके बाद बेगिल्ड डेविल सेक्ट की सामान्य शक्ति संरचना और ताकत के बारे में कुछ और जानकारी दी गई, साथ ही वह अतिरिक्त जानकारी भी दी गई जिसकी उन्हें समय आने पर आवश्यकता होगी। इससे डेमियन एक बात निश्चित रूप से समझ गया, यह दुनिया सचमुच ताकत के शासन में थी। यह उल्लेख किया गया था कि निर्दोषों की जीवन शक्ति को नष्ट करने की दर बेगिल्ड डेविल सेक्ट के शिष्यों द्वारा बढ़ाई जा रही थी, न कि यह शुरू हुई थी। यह स्पष्ट था कि दुष्ट संप्रदाय काफी समय से इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की आम जनता से जीवन शक्ति लूट रहा था, लेकिन उनकी सामान्य लापरवाही के कारण प्रमुख शक्तियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर कोई स्वार्थी था और क्लाउड प्लेन में तो ये स्वार्थ और भी अधिक स्पष्ट था। अब जब दुष्ट शक्ति की गतिविधियां उजागर हो गई थीं, तो उन्हें इससे निपटना ही पड़ा। अन्यथा वे अपनी प्रजा की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो देते, और इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खोनी पड़ती। ये दो अवधारणाएं साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं, जिनका अभिमान आकाश से भी ऊंचा होता था। लेकिन डेमियन की हालत भी कुछ कम नहीं थी। हालांकि वह समझता था कि ये नेक शक्तियां केवल दिखावटी रूप से अच्छाई का प्रतीक हैं, पर इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे ताकत की परवाह थी और उसे अपने करीबियों की परवाह थी।
इस क्षण उसे रोज की याद आ गई। उनके अलग होने के बाद से वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पा रहा था। लगातार चलते रहना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था, लेकिन शायद वह किसी जानी पहचानी भावना से बचने की कोशिश भी कर रहा था। यह अकेलापन था। उसे रोज के साथ एक ही बिस्तर पर सोने और सुबह उठते ही उसे देखने की इतनी आदत हो गई थी। उन्हें हमेशा होने वाली उनकी हल्की फुल्की बातचीत की भी आदत पड़ गई थी। भले ही उसके पास ज़ारा थी, जिससे वह अक्सर बातें करता और मजाक करता था, फिर भी बात अलग थी। ज़ारा उसके लिए छोटी बहन जैसी थी, जबकि रोज के साथ उसका रिश्ता कहीं ज्यादा खास था। उसे पता था कि उसे खुद से दूर करना उसका अपना फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इसका पछतावा नहीं था। वह हमेशा की तरह अपनी समस्याओं से भाग रहा था। बस यही बात थी। सिर हिलाते हुए डेमियन ने उन निराशाजनक विचारों को मन से निकाल दिया। कल से वह एक नए रोमांच की शुरुआत करने वाला था। उसे बस अपना ध्यान इसी पर केंद्रित करना था। सेलेस्टियल स्टार पैलेस से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक ऐसा क्षेत्र था जो प्राकृतिक स्वर्ग जैसा दिखता था। उस क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, और यहां तक कि प्रकृति में हमेशा मौजूद रहने वाले जानवर भी अनुपस्थित थे। यह एक शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र था जिसमें वनस्पतियां फल फूल रही थीं। दसियों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले ये पेड़ आसमान को छू रहे थे, और उनकी घनी पत्तियां लगभग हर उस सूर्य की रोशनी को रोक रही थी जो उनसे होकर गुजरने की कोशिश कर रही थी। फिर भी सूरज की रोशनी की कमी के बावजूद उनके नीचे की वनस्पति फल फूल रही थी। औसत मनुष्य से भी ऊंची हरी भरी घास ने जंगल जैसे भूभाग को ढक रखा था। लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक झूल रही थी, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ रही थी, और सुंदर फूल हर दिशा में खिल रहे थे, जिससे जमीन असंख्य रंगों से रंगी हुई थी। इस निर्मल वातावरण में प्रकाश के अनेक हरे और सफेद कण दिखाई दे रहे थे, लेकिन यदि कोई उनके चेहरे मोहरे को ध्यान से देखे तो उसे विचित्र रूप से मानवाकार शरीर दिखाई देंगे। अंतर सिर्फ इतना था कि इन जीवों की पीठ पर क्रिस्टलीय पंख थे जो उनकी हर हरकत के साथ फड़फड़ाते थे। वे बेफिक्र होकर हवा में नाचते कूदते थे, और स्वाभाविक रूप से ये सभी जीव मादा थे। नाचते खेलते हुए इनमें से कुछ जीव जंगल के एक विशेष क्षेत्र से होकर गुजरे, और उनके गुजरने के दौरान उनके आसपास की हवा झिलमिला उठी। ऐसा लगा मानो वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, और वास्तव में उनके आसपास के बदलते दृश्यों ने इस तथ्य की पुष्टि की। वहां मौजूद खूबसूरत जंगल की निरंतरता के बजाय वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जो विशाल उपजाऊ मैदानों और सुंदर वास्तुकला से भरा हुआ था। ये इमारतें कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं, जो एक खूबसूरत शहर का दृश्य प्रस्तुत करती थीं, जो सेलेस्टियल स्टार सैक में स्थित स्टार सिटी से भी बड़ा था। इस शहर की इमारतें देखने में ऐसी लगती थीं मानो वे सबसे चमकदार कांच और संगमरमर से बनी हो, जिससे पूर्ण पारदर्शिता का भ्रम पैदा होता था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इन इमारतों के भीतर देखना संभव नहीं था। और इस विशाल शहर के बिल्कुल अंत में एक महल खड़ा था जो स्टार माउंटेन पर बने महल से किसी भी तरह कमतर नहीं था। हालांकि उस महल की रहस्यमय आभा उसकी भव्यता को बढ़ाती थी, लेकिन यह महल उससे भी कहीं अधिक अलौकिक और भव्य था। इस शहर की गलियों में अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाएं नजर आती थीं। वे आपस में खुशी खुशी बातें करती थीं और अपने घर की सुरक्षा का आनंद लेते हुए अपने दैनिक जीवन के काम में लगी रहती थीं। परियों जैसी दिखने वाली उन महिलाओं की तरह उनमें कोई पुरुष नहीं था। यह सर्वोच्च परिस्वर्ग था। यह उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान था जो पितृसत्तात्मक समाज की परेशानियों से दूर अपने जैसी महिलाओं के बीच रहना चाहती थी। यह संप्रदाय वास्तव में उस व्यवस्था को समाप्त करने में अग्रणी शक्तियों में से एक था, जिसमें महिलाओं ने इतनी शक्ति प्राप्त की जो शीर्ष पर बैठे पुरुषों के बराबर है। सुप्रीम फेरी पैराडाइज का सेलेस्टियल स्टार पैलेस के साथ वास्तव में बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध था, क्योंकि दोनों के प्रमुख एक महिला थी और वे लिंग की परवाह किए बिना सत्ता उन लोगों को दिए जाने की वकालत करते थे जिन्होंने इसे अर्जित किया था। क्लाउड प्लेन के इतिहास के इस मोड़ पर महिलाओं को इस तरह की समस्याओं के मामले में उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि कई सक्षम महिलाएं उच्च पदों पर पहुंच चुकी थीं और अपनी योग्यता साबित कर चुकी थीं, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी कई समस्याओं का समाधान किया जाना बाकी था। सर्वोच्च परिस्वर्ग में परियों और सुंदरियों की संख्या कम नहीं थी। आखिरकार सुंदरता का संबंध प्रतिष्ठा से नहीं होता। जिन लोगों की पृष्ठभूमि उन्हें बड़े कुलों के उन युवा स्वामियों से बचाने में सक्षम नहीं थी, वे हमेशा इस तरह के संप्रदायों के स्थानों की ओर पलायन करते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा के साथ साथ स्वयं के लिए शक्ति प्राप्त करने का स्थान भी मिलता था। पृष्ठभूमि की तुलना में व्यक्तिगत क्षमता हमेशा अधिक मायने रखती थी, और यही इस संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश लोगों का मुख्य लक्ष्य था।
बेशक एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते इसके सभी सदस्य इतने नेक कारणों से वहां नहीं थे। कुछ लोग तो बस अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, जैसा कि क्लाउड प्लेन में आम बात थी। शहर की खूबसूरत क्रिस्टलीय इमारतों में से एक के अंदर दो महिलाओं को बातचीत करते हुए देखा जा सकता था। दोनों की सुंदरता संप्रदाय की शीर्ष सुंदरियों से कम नहीं थी, फिर भी वे हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई थी। एक के बाल नीले और आंखें भी नीले रंग की थीं, जबकि दूसरी के बाल गुलाबी और आंखें माणिक रंग की थीं। उनके चेहरे की बनावट कई वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से निखरी थी और युद्ध के दौरान उन्होंने जो मांसपेशियां बनाई थीं, वे उनकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती थीं। सर्वोच्च परिस्वर्ग के लिए शिष्यों की परीक्षा एक अन्य यादृच्छिक स्थान पर आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण होने वालों को बाद में एक कलाकृति के माध्यम से संप्रदाय में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। इसकी सामग्री कोई खास नहीं थी, लगभग वैसी ही थी जैसी सेलेस्टियल स्टार पैलेस की थी, बस कुछ मामूली बदलाव थे। दोनों संप्रदायों के बीच के संबंधों को देखते हुए ये स्वाभाविक ही था। रोज और एलेना की बात करें तो वे आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर गईं। विशेषकर जब वे साथ मिलकर काम करती थीं, तो संप्रदाय में शामिल नए साधकों में से बहुतों के पास सफल होने का कोई मौका नहीं था। हमें यहाँ आए कुछ हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। मुझे सच में उम्मीद थी कि मैं जल्द ही तीसरी कक्षा में जा सकूंगी, एलेना ने आह भरते हुए कहा। इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य इस समय का उपयोग शिष्यों के नए समूह का अवलोकन करने और उनमें से कुछ को चुनने के लिए कर रहे हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोज ने दिलासा देते हुए कहा। यह सच है, मैंने सुना है कि ऐसा सिर्फ हमारा संप्रदाय ही नहीं कर रहा है। लगता है आगे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश का भी कार्यक्रम होना है। उसके बाद कोई ना कोई आयोजन जरूर होगा जिसमें बहुत से प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता होगी। सेलेस्टियल स्टार पैलेस के विपरीत, जो अपने इरादों को छिपाकर रखते थे, सुप्रीम फेरी पैराडाइज अपने शिष्यों के साथ बड़ों के फैसलों और चर्चाओं के बारे में काफी खुले तौर पर बात करता था। स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये संप्रदाय अन्य 4 महान संप्रदायों की तुलना में सांसारिक मामलों से कहीं अधिक अलग थलग था। इस संप्रदाय की महिलाएं शायद ही कभी इसकी सीमाओं से बाहर निकलती थीं, और हालांकि इसे लागू करने के लिए कुछ नियम मौजूद थे, लेकिन यह मुख्य रूप से उनके अपने निर्णयों के कारण था। तो क्यों न हम एक मिशन पर चलें, रोज ने अचानक सुझाव दिया। एलेना सोच में पड़ गई। यहाँ के मिशन सेलेस्टियल स्टार पैलेस के मिशनों के समान ही थे, और ये संप्रदाय की महिलाओं के लिए परिसर से बाहर निकलने के कुछ गिने चुने अवसरों में से एक थे। हाँ, अभी के लिए एक मिशन सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि हमें अभी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चलो कुछ मध्यम स्तर के मिशन लेते हैं जिनमें जानवरों का शिकार करना होता है, ताकि मैं आप लोगों के बराबर पहुंच सकूं। रोज ने सिर हिलाया। यही उसका भी लक्ष्य था। निफ्लहेम में घुसपैठ करने से पहले हुई उनकी पहली लड़ाई के बाद से ही वह एलेना को अपनी प्रतिद्वंदी मानती आ रही थी, लेकिन वे कभी भी सचमुच प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पाई। इसका कारण यह था कि एलेना अभी तक रोज के स्तर तक नहीं पहुंची थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, किसी गंभीर प्रतियोगिता में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वर्ग परिवर्तन से उत्पन्न अंतर मात्र था। यद्यपि द्वितीय और तृतीय वर्ग के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं था, फिर भी यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। यह निर्णय लेते ही लड़कियां तुरंत अपने निवास स्थान से निकलकर मिशन हॉल की ओर चल पड़ी। संप्रदाय की गलियों में घूमते हुए लड़कियां नजारे का आनंद लेने के लिए समय निकाल रही थीं। यहाँ का शांत वातावरण उन्हें विशेष रूप से पसंद था, और चूंकि वे हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई थीं, इसलिए उन्हें किसी भी संघर्ष की चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, उन दोनों ने अभी तक किसी गुरु को स्वीकार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वे इस बारे में बहुत नखरे कर रहे थे या कोई वरिष्ठ गुरु उनमें रुचि नहीं दिखा रहा था, बल्कि बात यह थी कि इस शिष्य परीक्षा के दौरान संप्रदाय में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इस वजह से बड़ों ने शिष्यों के चयन में काफी सावधानी बरती। प्रतियोगिता बेहद कड़ी थी। हालांकि इस चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी लड़की ने आपस में झगड़ा नहीं किया। वे अपने भावी शिक्षकों पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहती थीं। जब लड़कियां मिशन हॉल पहुंची तो वे सीधे मध्य स्तरीय मिशनों वाले अनुभाग में गईं। रोज को अभी इस तरह के किसी मिशन में भाग लेने की विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह एलेना का समर्थन करना चाहती थी। दोनों ने तय कर लिया था कि वे डेमियन से अलग होने पर भी एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि डेमियन ही उनके बीच का मुख्य संपर्क सूत्र था। इस तरह उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ और लगभग पूरे 1 साल में उनके बीच जो बंधन बना था वह खोखला नहीं था।
हालांकि मिशनों की समीक्षा करते समय उन्हें ऐसा कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला जो उनका ध्यान आकर्षित कर सके। एक अत्याचारी बाज को मारो और उसका अंडा वापस ले आओ। स्थान जुबान पर्वत श्रृंखला। आवश्यक शक्ति मौलिक बोध क्षेत्र। पुरस्कार 300 स्पिरिट स्टोन। एक विषैले ग्रहण सांप को मारो और उसकी विष थैली वापस ले आओ। स्थान जुबान पर्वत श्रृंखला। आवश्यक शक्ति कोर फॉर्मेशन क्षेत्र। पुरस्कार 600 स्पिरिट स्टोन। जानवरों से संबंधित सभी मिशनों का मूल उद्देश्य एक ही था, जानवर को मारना और उसके पास मौजूद कोई विशेष वस्तु या सामग्री वापस लाना। हालांकि ये उनके लिए स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने का एक आसान स्रोत थे, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं था। एलेना अपने 95वें स्तर के साथ तीसरे दर्जे तक पहुंचने के बेहद करीब थी, लेकिन एक जानवर से काम नहीं चलेगा। भले ही वह जुबान पर्वत श्रृंखला में रहकर और अन्य जानवरों का शिकार करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकती थी, लेकिन वह इससे अधिकतम लाभ उठाना चाहती थी। जिज्ञासावश एलेना प्रमुख मिशनों वाले अनुभाग की ओर चली गई। ये मिशन कहीं अधिक रोमांचक थे और उनमें उसकी उत्सुकता भी जागृत हो गई। उसने तख्तापलट को रोकने से संबंधित कुछ मिशन देखे और यहां तक कि उसने उत्तरी महाद्वीप में डेमियन द्वारा एक दुष्ट संप्रदाय को खत्म करने के लिए किए गए मिशन को भी देखा। हालांकि ये वे मिशन नहीं थे जिन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया। युलोंग प्रांत को उसके नागरिकों को परेशान कर रहे एक बड़े राक्षसी प्रकोप को रोकने में सहायता करें। स्थान युलोंग प्रांत। आवश्यक शक्ति कोर फॉर्मेशन क्षेत्र। पुरस्कार 1000 स्पिरिट स्टोन। एक खतरनाक मिशन एकदम सही है, एलेना ने सोचा। इससे न केवल उसे भरपूर अनुभव प्राप्त होगा, बल्कि उसे किसी भी मध्यम स्तर के मिशन की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन भी मिलेंगे। बोर्ड से कागज फाड़कर एलेना रोज से दोबारा मिली और उसे वह कागज दिखाया, जिसके पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, यह मिशन अन्य लोग भी करेंगे, इसलिए हम इसे आपके लिए आरक्षित नहीं रखेंगे। हालांकि आपकी भागीदारी स्वीकार कर ली गई है। एक परी मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ आएगी, इसलिए संप्रदाय से बाहर निकलते समय उससे अवश्य मिले। मिशन हॉल के एक बुजुर्ग से स्वीकृति मिलने के बाद लड़कियां परिसर से चली गईं। सुप्रीम फेरी पैराडाइज को यह नाम केवल संप्रदाय की सर्व महिला प्रकृति के कारण ही नहीं मिला। यह उन परियों के कारण भी था जिनके साथ वे अपना घर साझा करती थीं। ये परियां जंगल के अंदर तो चंचल और बेफिक्र रहती थीं, लेकिन जंगल के बाहर वे बिल्कुल अलग ही रूप धारण कर लेती थीं। उनके छोटे कद और नाजुक रूप ने कई लालची साधकों को धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनकी शक्ति किसी भी तरह से मजाक नहीं थी। परियों की जाति स्वभाव से ही प्रकृति के बेहद करीब थी और माना ऊर्जा उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी हो सकती है। इसी कारण सबसे कमजोर परियों का भी निर्माण मौलिक ज्ञान के क्षेत्र में हुआ था। जी हाँ, परियां जन्म से नहीं होती थी, बल्कि उन्हें बनाया जाता था। ऐसी जाति के लिए जिसमें केवल मादाएं ही पैदा होती हों, गर्भ धारण करना संभव ही नहीं था। इसके बजाय परियों का जन्म प्रकृति की ऊर्जा और वनस्पतियों के प्राकृतिक संचय से हुआ। उदाहरण के लिए परियां जो सर्वोच्च परी स्वर्ग के साथ अपना घर साझा करती थीं, वे जंगल का निर्माण करने वाले विशालकाय पेड़ों का प्रतिनिधित्व करती थीं। ऊर्जा से भरपूर दुनिया में भी पेड़ विचित्र प्राणी थे। उचित स्तर तक साधना करने पर पौधे भी मानव रूप धारण कर सकते थे, लेकिन पेड़ों के साथ ऐसा नहीं था। उनमें चेतना उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन उनकी असामान्य प्राकृतिक जीवन अवधि के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। इसके अलावा पेड़ स्थिर थे और उनमें स्वाभाविक रूप से अनुभव प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। पौधे मांसाहारी बन सकते थे या जानवरों और कीड़ों के साथ अपने सहजीवी संबंध का लाभ उठाकर अनुभव प्राप्त कर सकते थे, हालांकि पेड़ों को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। फिर भी चेतना को अन्य प्राणियों पर प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता के कारण वे सजीव वनस्पतियों की आबादी में अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम थे। इस मामले में परी जाति उनके प्रतिनिधि बन गई। जैसे जैसे परियों की साधना बढ़ती जाती, पेड़ भी उनके साथ बढ़ते जाते, और जैसे जैसे पेड़ निष्क्रिय रूप से माना ऊर्जा को अवशोषित करते और सूर्य के प्रकाश को माना ऊर्जा में परिवर्तित करते, परियों के माना भंडार में वृद्धि होती जाती। ये वास्तव में एक सहजीवी संबंध था। सर्वोच्च परी स्वर्ग ने इस जंगल में विकसित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। यही कारण था कि पूरे स्थान पर जंगली जानवर नहीं थे, उनकी आबादी के अलावा केवल सामान्य जानवर ही पाए जाते थे। परियां कृतघ्न नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी संप्रदाय की सहायता की। संप्रदाय की स्थापना के समय से ही चले आ रहे इस रिश्ते के कारण इन परियों और संप्रदाय की युवतियों के बीच का बंधन आमतौर पर अटूट था।
पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद थीं जिनमें एक युवती और एक परी इतनी करीब आ जाती थी कि वे डेमियन और ज़ारा के समान एक समान अनुबंध कर लेती थी। इस तरह वे अंतरंग संबंध साझा किए बिना एक दूसरे के सबसे करीब आ जाती थी। संप्रदाय छोड़कर चले गए शिष्यों के मार्गदर्शक और संरक्षक बनना भी परियों का दायित्व था। कोर फॉर्मेशन और एक्सपेंशन क्षेत्र की परियां इस कार्य को प्राथमिकता देती थी, क्योंकि लॉ कनेक्शन और लॉ सी चरणों में मौजूद परियों के पास संप्रदाय के भीतर एक वरिष्ठ या सलाहकार पद प्राप्त करने का विकल्प होता था। तारांकन तारांकन तारांकन। दिन पलक झपकते ही बीत गया और लड़कियां संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थीं। वहां पहुंचते ही उनके सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो भीतर की आकृति प्रकट हुई। इस छोटी परी के सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं, जो देखने में किसी लघु बौने जैसी लग रही थी। नमस्ते बच्चियों, मेरा नाम दिया है, परी ने खुशी से उनके चारों ओर मंडराते हुए कहा। आपके आसपास की ऊर्जा बहुत ही उत्साहपूर्ण है। आप जरूर कुछ खास लोग होंगे। लड़कियां उसकी हंसमुख प्रवृत्ति से प्रभावित होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेरा नाम रोज है और ये एलेना है। हमें इस मिशन में आपके साथ काम करने में खुशी होगी। दिया मुस्कुराते हुए बातें करती रही और संप्रदाय के परिसर से बाहर निकल गई। हालांकि वे उसी जंगल में नहीं पहुंचे, बल्कि एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। जैसे जैसे लड़कियां दिया से बातें करती रहीं, वे भयंकर ज्वार के स्थान की ओर चल पड़ी। बादलों के सागर की लहरें शांतिपूर्वक ऊपर नीचे होती रहीं, मानो सतह के नीचे चल रहे अनगिनत संघर्षों और लड़ाइयों से अप्रभावित हो। कभी कभी उसमें रहने वाले जीवों की खुरदरी या चिकनी पीठें सतह पर झलकती और फिर से पानी में डूब जाती। हालांकि शांत वातावरण जल्द ही ऊपर हवा में तेजी से दौड़ती हुई दो प्रकाश की लकीरों से भंग हो गया, एक काली और दूसरी लाल। उनके द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभाओं ने लहरों को उग्र रूप से हिला दिया, लेकिन तब तक वे बहुत दूर जा चुकी थी। फिलहाल डेमियन और लॉन्ग चेन कई दिनों तक बिना आराम किए यात्रा करते करते उत्तरी महाद्वीप के तट के करीब पहुंच चुके थे। ज़ारा को इससे कोई परेशानी नहीं थी, और जाहिर तौर पर लॉन्ग चेन के भीतरी जानवर को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। डेमियन को इसके बारे में उनके प्रस्थान के दिन ही पता चला था, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए था क्योंकि इस मिशन में उसका साथी 4 महान कुलों में से एक का वंशज था। उसके पास एक ड्रैकोनिक जीव था जो उस समुद्री ड्रैगन के अग्नि प्रकृति वाले रूप जैसा दिखता था जिससे वह पहली बार क्लाउड सी पार करते समय मिला था। इसका प्रजाति नाम भी पहले वाले सांप की तरह अहंकारी नहीं था। विडंबना यह है कि इसका दिया गया नाम लिटिल फ्लेम था। जैसे जैसे दोनों आदमी और उनके जानवर विशाल समुद्र में आगे बढ़ते गए, एक विशाल भूभाग की रूपरेखा उनकी नजर में आने लगी। पश्चिमी महाद्वीप, जहां डेमियन पहली बार प्रकट हुआ था, विशाल मैदानों और रेगिस्तानों से ढका हुआ था, जिनमें रेतीले तट थे। मध्य महाद्वीप में चट्टानें और विभिन्न प्रकार के भूभाग थे, और जहां तक इस उत्तरी महाद्वीप की बात है, ये सफेद चादर से ढका हुआ था। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी और तट लगभग पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ था। उत्तरी महाद्वीप का यह पहला नजारा था। दोनों को सफेद मैदानों पर उतरने और अपनी लंबी यात्रा के बाद थोड़ा आराम करने में ज्यादा समय नहीं लगा। शेंतियन प्रांत इससे कहीं अधिक अंदरूनी इलाके में है। हमारे शिष्यों के पास मौजूद नक्शे के अनुसार इस गति से यात्रा करने पर वहां पहुंचने में 3 दिन और लगेंगे। लॉन्ग चेन ने आसपास का जायजा लेते हुए कहा। मध्य महाद्वीप के निवासी होने के नाते और साथ ही वहां की शीर्ष शक्तियों में से एक होने के कारण उन्हें कभी भी अपनी धरती छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब वे इस धरती से बाहर निकले थे और पहली बार उन्होंने बर्फ देखी थी। यह स्वाभाविक था कि वे कुछ पल रुककर इसकी सुंदरता का आनंद लेंगे। 3 दिन और हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि छापा शुरू हो गया हो। अगर हम चूक गए तो हम इस मिशन में स्वतः ही असफल हो सकते हैं, डेमियन ने कहा। मिशन के सामान्य विवरण के साथ साथ उन्हें ये जानकारी भी मिली कि शेंटियन प्रांत पर शासन करने वाला शेन कबीला जल्द ही बेग्यूल्ड डेविल सेक्ट पर छापा मारने वाला है। हालांकि कोई विशिष्ट तिथि नहीं बताई गई थी। अगर उनके पहुंचने से पहले ही छापा शुरू हो गया था और उस दुष्ट संप्रदाय का सफाया पूरा हो चुका था, तो उनकी इतनी दूर की यात्रा व्यर्थ ही हुई। ज़ारा, क्या तुम जारी रख सकती हो? डेमियन ने चिंता से पूछा। वह पहले ही 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बिना रुके उड़ान भर रही थी और वह उसे ज्यादा थकाना नहीं चाहता था। इसके अलावा उसे आने वाले छापे में लड़ना भी पड़ सकता था। हालांकि ज़ारा ने तुरंत उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। मैं तो हफ्तों तक बिना थके उड़ान भर सकती हूँ, उसने सिर ऊपर उठाते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। डेमियन थोड़ा मुस्कुराया लेकिन फिर भी सिर हिलाया।
ठीक है, चूंकि दुनिया का सबसे ताकतवर भेड़िया इतनी देर तक उड़ सकता है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर कि लॉन्ग चेन भी एक बार फिर अपने जानवर पर सवार हो गया है, डेमियन ने अनुमति दे दी और वे एक बार फिर उड़ने लगे। तारांकन तारांकन तारांकन। इसी बीच रोज और एलेना भी अपने गंतव्य पर पहुंच गईं। यूलोंग प्रांत मध्य महाद्वीप के पूर्वी तट के करीब स्थित था और लोन कबीले के अधिकार क्षेत्र में आता था। हालांकि लोन कबीले का नियंत्रण इतने बड़े क्षेत्र पर था कि वे व्यक्तिगत रूप से हर प्रांत की देखरेख नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये कर्तव्य अपने अधीनस्थ कबीलों को सौंप दिया। इस क्षेत्र का प्रबंधन वांग वंश द्वारा किया जाता था। यूलोंग प्रांत अपने आप में कोई खास नहीं था, इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों की तरह ही यहाँ का नजारा भी बहुत सुंदर था। महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र अधिकतर मैदानों और जंगलों से भरा था, इसीलिए यहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में भयंकर ज्वार भाटे अधिक आते थे। वर्तमान ज्वार का केंद्र प्रांत की सीमा के पास स्थित जिया शहर था। यह शहर सीधे विशाल जंगलों में से एक से सटा हुआ था, जिसने इसे लगातार आने वाले ज्वार के विरुद्ध एक तरह का पहला गढ़ बना दिया था। ज्वार भाटे के स्रोत का पता कोई नहीं लगा पाया। कई तृतीय श्रेणी के जानवर भगदड़ में शामिल हो जाते थे, जिससे यह स्पष्ट था कि यदि उसी श्रेणी के अन्य जानवर इसकी जांच करने का प्रयास करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। और इस धारणा को इस तथ्य से और भी बल मिला कि जंगल में प्रवेश करने वाला कोई भी तृतीय श्रेणी का व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता था। चौथे दर्जे के प्राणियों की बात करें तो उनकी प्राथमिकताएं ऐसी चीजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। राक्षसी लहरें बहुत आम थीं और उन्हें उत्पन्न करने वाले कई कारक थे, इसलिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की जांच करना व्यर्थ था। रोज और एलेना अपनी परिसाथी डिया की मदद से जिया शहर के द्वार के बाहर प्रकट हुई और सीधे उसकी दीवारों के भीतर प्रवेश कर गईं। सर्वोच्च परिस्वर्ग के शिष्यों के रूप में उनके वस्त्रों के कारण किसी अन्य पहचान की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक का रूप धारण करना मृत्यु को दावत देने के समान था। शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्हें खून की गंध महसूस हुई। यह गंध निफ्लहेम अनुसंधान केंद्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों से कहीं अधिक गाढ़ी और तीखी थी। दरअसल इन दोनों जगहों के बीच की परिचितता की भावना यही खत्म नहीं हुई। सड़कों के किनारे अपने घावों की देखभाल कर रहे किसानों की त्वचा पर जंग लगने के स्पष्ट निशान थे और खून की गंध धीरे धीरे किसी और चीज से भी मिल गई। मुझे इस बारे में कुछ बुरा सा लग रहा है, एलेना ने सावधानी से चारों ओर देखते हुए कहा। यह मिशन भले ही एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, लेकिन इस तरह के वातावरण में संप्रदाय आमतौर पर अपने शिष्यों को बिना पूर्व चेतावनी दिए नहीं भेजता था। दरअसल डिया भी थोड़ी परेशान लग रही थी। वातावरण में फैली गंध से उसकी नाक सिकुड़ गई और चारों ओर देखते ही उसके चेहरे पर घृणा स्पष्ट दिखाई दी। सौभाग्य से वह इतनी छोटी थी कि उसके आसपास के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रोज ने आसपास का जायजा लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। बाकी दोनों को बस एक हल्की सी अनुभूति हुई थी, लेकिन रोज के लिए यह अलग था। एक साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हर पद वृद्धि के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती थी और अंतर्ज्ञान जैसी क्षमता भी उनकी अपार बोध क्षमता पर आधारित होती थी। लेकिन बिना प्रमाण के कुछ भी पूर्ण नहीं था, और यह प्रमाण रोज के सपने में अलौकिक तारों के रूप में प्रकट हुआ। लाल धागे प्रेम के प्रतीक थे, नीले धागे विश्वास के, पीले धागे सतर्कता के और भूरे धागे तटस्थता के। ये वे मुख्य रंग थे जो रोज को रोजाना दिखाई देते थे। लेकिन इस समय उसकी दृष्टि में वह एक काला मैदान था। काले तार जो आसपास के हर घायल साधक को जोड़ते हुए एक अज्ञात स्थान की ओर जा रहे थे। उसने इन काले धागों को इतनी बार नहीं देखा था कि वह उनके उद्देश्य के बारे में निश्चित हो सके, लेकिन उसे एक हल्का सा अनुमान था। ये काले तार, ये मौत थे। हमारे डालियां शहर में आपका स्वागत है। डेमियन और लॉन्ग चेन के शहर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनका स्वागत करने के लिए कोई न कोई आ गया। लड़कियों के इलाके की स्थिति के विपरीत यहाँ सब कुछ अभी भी शांत था। जैसे जैसे दोनों व्यक्ति महाद्वीप के केंद्र की ओर बढ़ते गए, बर्फीले मैदानों का स्थान एक अधिक पहाड़ी क्षेत्र में बदल गया जो बर्फ के बड़े बड़े टीलों से भरा हुआ था। ये प्राकृतिक स्थल इतने अनूठे आकार में बने थे कि वे सचमुच मानव निर्मित प्रतीत होते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ऐसा नहीं था। इस क्षेत्र के शहरों की बात करें तो उनमें से अधिकांश का निर्माण उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में या उनके बीच स्थित गहरी घाटियों की सुरक्षा में किया गया था। उत्तरी महाद्वीप में लगातार शीत ऋतु रहती थी और साथ ही ऐसी हवाएं चलती थी जो ठंड को और कम कर देती थी, जिससे मनुष्यों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। जिन लोगों ने ऐसा किया वे उन जनजातियों या वंशों से आए थे जो समय के साथ ठंड के अनुकूल विकसित हो गए थे। इसी कारण इस महाद्वीप की आबादी में उम्र और लिंग की परवाह किए बिना अधिक मजबूत और मांसल शरीर पाया जाता था।
इस समय दोनों पुरुषों के सामने खड़ी महिला भी मांसपेशियों से भरपूर थी और उसकी लंबाई भी लगभग उन्हीं के बराबर थी। फिर भी इन विशेषताओं ने उसकी सुंदरता को कम नहीं किया। संक्षिप्त परिचय के बाद महिला उन दोनों को शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल भवन में ले गई जहां प्रांत का स्वामी निवास करता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा थी। इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की वर्दी पहन रखी थी जो उनके आने वाले स्थानों को दर्शाती थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि मदद केवल मध्य महाद्वीप से ही नहीं मांगी जा रही थी। हालांकि 5 प्रमुख संप्रदायों में से केवल वे दोनों ही उपस्थित थे, बाकी सभी छोटे छोटे समूहों से थे। यहां तक कि उनके बगल में खड़े जानवरों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। घर के सामने के दरवाजे से एक विशालकाय व्यक्ति बाहर निकला। वह लगभग 7 फीट लंबा था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि धरती के सबसे ताकतवर आदमी भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाते। उसने एक लबादा और पतलून पहन रखी थी जो किसी जानवर की खाल से बनी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन ये भी उसके नीचे छिपी विशाल मांसपेशियों को छिपा नहीं पा रही थी। यह व्यक्ति शेन ली था, जो शेन वंश का मुखिया था। सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि संकट की इस घड़ी में हमारे शेंतियान प्रांत की मदद करने की आपकी तत्परता के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी शक्ति की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ मिनट तक वे हल्के फुल्के शिष्टाचार का पाठ करते रहे, फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। हाल के दिनों में बेगिल्ड डेविल सेक्ट और भी ज्यादा दुस्साहसी हो गया है। इतना ही नहीं, उनके शिष्य पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी प्रेरणा का कारण जीविका या लालच नहीं, बल्कि शुद्ध पागलपन और आदिम इच्छा है। पहले हमारे शेन कबीले ने उन्हें शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसके परिणाम भुगतने के डर से हमने मूल कारण को नष्ट नहीं किया। लेकिन अब हम और संकोच नहीं कर सकते। आने से पहले डेमियन को पहले से ही पता था कि बेगाइल्ड डेविल सेक्ट को अस्तित्व में रहने की अनुमति मिलने का कारण इस क्षेत्र पर शासन करने वालों का स्वार्थ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा गलत अनुमान लगाया था। हालांकि शक्तियों के संरक्षण और सत्ता न खोने की इच्छा वास्तव में स्वार्थी कारण थे, लेकिन डेमियन को उम्मीद थी कि यह एक स्पष्ट कार्रवाई के बजाय किसी प्रकार की साजिश होगी। शेन ली द्वारा इन कृत्यों को खुले तौर पर स्वीकार करने से न केवल डेमियन के सामने, बल्कि भीड़ में मौजूद कई अन्य लोगों के सामने भी उनकी छवि में एक नया बदलाव आया। जिस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि थी, वहां षड्यंत्र और चालबाजी आम बात थी। सत्ता और प्रतिष्ठा का लालच स्वाभाविक था। हालांकि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करके अपनी प्रतिष्ठा खोने के बजाय मरना पसंद करते थे। शेन ली का रवैया बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ इसे स्वीकार किया और अपने फैसलों पर कायम रहे, जिससे उनके स्वीकारोक्ति में कोई गुप्त मंशा नहीं दिखी। संस्कृति के मामले में उत्तरी महाद्वीप अन्य 4 महाद्वीपों से सबसे अलग था। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप था जिसे लगातार जमने वाली भीषण ठंड का सामना करना पड़ता था। यहाँ जानवरों की संख्या अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में बहुत कम थी, और जो इस कठोर वातावरण में रहते थे वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे जो वहां नहीं रहते थे। इसी वजह से भोजन की आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती थी। शक्तिशाली योद्धाओं की सेना तैयार करना भी आसान नहीं था। इस महाद्वीप में अधिकांश संघर्ष विभिन्न कारणों से मनुष्यों के बीच ही हुए, लेकिन अंततः वे मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष और अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही हुए। शेन ली का निर्णय स्वार्थी था, ये सच है, लेकिन उसका स्वार्थ लालच या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं था। ऐसे वातावरण में एक अच्छा नेता होने के नाते ऐसे कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। बहुत कम लोगों के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक जानकारी थी, इसलिए उन्हें केवल मामूली सम्मान ही मिला। लेकिन डेमियन और लॉन्ग चेन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आने वाले लोग भला कैसे अनजान रह सकते थे। दोनों की निगाहें शेन ली की ओर टिकी हुई थी और वे उनके भाषण को ध्यान से सुन रहे थे। बेगाइल्ड डेविल सेक्ट हमारी ही तरह एक मध्यम स्तर की शक्ति है, इसलिए इसके प्रमुख के रूप में कम से कम एक लॉ कनेक्शन क्षेत्र का विशेषज्ञ अवश्य होगा, शायद इससे भी अधिक। दुर्भाग्य से हमने कभी भी सेक्ट मास्टर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग आप सभी के साथ इस हमले में शामिल होंगे, इसलिए इसे खत्म करना पूरी तरह से संभव होना चाहिए। इस तरह के अभियान में हताहत होना लगभग तय है, लेकिन जब तक हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं, तब तक हम नुकसान को कम से कम करने में सक्षम होंगे। और चूंकि हम में से कोई भी एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता या भरोसा नहीं करता कि तालमेल बिठा सके, इसलिए आइए एक सरल नियम का पालन करें। एक दूसरे के रास्ते में बाधा न बने। छापा मारने का कार्यक्रम 2 दिन बाद होगा, इसलिए उससे पहले ही अपनी सभी आवश्यक तैयारियां कर लें।
उसके बाद हम शहर के दक्षिणी द्वार पर फिर मिलेंगे। तब आप सभी से मुलाकात होगी। अपने अंतिम शब्दों के साथ शेन ली अपने निवास पर लौट आए और अपने पीछे दबी हुई फुसफुसाहटों से भरी भीड़ छोड़ गए। लगता है हमारे पास 2 दिन का समय है। कोई योजना है? डेमियन ने लॉन्ग चेन की ओर मुड़ते हुए पूछा। कोई नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। इनमें से कोई भी व्यक्ति संबंध बनाने लायक नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की बातचीत अनावश्यक है। मैं अगले 2 दिन आराम करूंगा और इंतजार करूंगा। डेमियन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम आराम करना चाहोगे या शिष्य परीक्षा के दौरान हमने जो शुरू किया था उसे पूरा करना चाहोगे? उस लड़ाई को याद करते ही लॉन्ग चेन की आंखों में चमक आ गई। उसके अंदर लड़ने का जज्बा तुरंत जाग उठा। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी हम किसी और के इलाके में हैं, इसलिए पिछली बार की तरह हम संयम बरतेंगे। डेमियन तुरंत मान गया। वैसे भी वह अगले 3 दिनों तक बेहोश नहीं होना चाहता था। ऐसी घटना के बाद जागना बहुत झंझट भरा होता है। यहां आने के बाद से वह इसे 2 बार अनुभव कर चुका था और वह इसे दोबारा अनुभव करने की योजना नहीं बना रहा था। उनके बीच समझौता हो जाने के बाद वे तुरंत शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े ताकि वे दोबारा मुकाबला शुरू कर सकें। इस बार पहले की तुलना में माहौल काफी हल्का था।